Good morning, students. Today we are going to start our new topic, that is capital structure. उसी चैप्टर में से फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कैपिटल स्ट्रक्चर, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. इसमें हम लोग के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी हैं, लेकिन आज हम इसका केवल थ्योरी पार्ट कवर कर रहे हैं. क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है? तो कैपिटल स्ट्रक्चर मीन्स क्या हो गया कि मीन्स हमको ये देखना है कि कैपिटल हमने कहाँ कहाँ से कलेक्ट किया. मीन्स की सोर्सेज ऑफ रेजिंग फंड. तो हम लोग के मेन सोर्स ऑफ रेजिंग फंड्स कहाँ से हो गए? डेट से हो गए और इक्विटी से हो गए. तो कैपिटल में डेट और इक्विटी का जो प्रपोर्शन होता है वो या रेशो होता है उसको कहेंगे कैपिटल रेशो. क्लियर? तो डेट इक्विटी रेशो हम लोग कैसे निकालेंगे? डेट अपॉन इक्विटी, या हम डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी भी निकालते हैं कुछ लोग. क्लियर? द प्रपोर्शन ऑफ डेट इन टोटल कैपिटल वो क्या कहलाता है? हम लोग का कहलाता है फाइनेंशियल लिवरेज. फाइनेंशियल लिवरेज इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट वर्ड. तो फाइनेंशियल लिवरेज मतलब क्या होता है कि कैपिटल में डेट का कितना प्रपोर्शन है वो हमारा बताता है फाइनेंशियल लिवरेज. क्लियर? तो डेट अपॉन इक्विटी की मींस हमारी टोटल कैपिटल में से डेट कितना है, दिस इज फाइनेंशियल लिवरेज. तो फाइनेंशियल लिवरेज टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क के क्वेश्चन में दे कैन कवर. तो कैपिटल स्ट्रक्चर मींस कि हमारी टोटल कैपिटल में से कितना डेट है, कितना इक्विटी है. क्लियर? कि बोलते हैं कि जितना ज्यादा हम लोग डेट ज्यादा यूज करेंगे तो हमारा कॉस्ट ऑफ बिजनेस जो है वो हम लोगों का क्या होगा? कम होगा. और कॉस्ट हमारा कम होगा तो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी. क्लियर? हम लोग का यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी. लेकिन ये ध्यान रखना है जितना हमारा डेट बढ़ता जाएगा उतनी ही हमारी फाइनेंशियल रिस्क भी बढ़ती जाएगी. तो ऐसा नहीं है कि हम केवल इस चीज पे ध्यान दें कि हमारा चीपेस्ट सोर्स कौन सा है. हमको साथ साथ ये भी देखना पड़ेगा कि हमारी उससे फाइनेंशियल रिस्क बहुत ज्यादा तो नहीं बढ़ रही है. तो हम लोग कहेंगे कि कैपिटल स्ट्रक्चर में ऑप्टिमम हम लोग क्या कहलाएंगे कि देयर शुड बी अ ऑप्टिमम प्रोपोर्शन ऑफ डेट एंड इक्विटी, जिससे कि हम लोग शेयर्स की वैल्यू भी बढ़ सके और हमारी ओवरऑल कॉस्ट भी कम हो सके. क्लियर हम लोग का? तो नाउ टुवर्ड्स द फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन. फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन में सबसे पहली चीज आती है हम लोग की कैश फ्लो पोजीशन. कि मींस कि जब भी हम लोगों को फंड्स कलेक्ट करने हैं कैपिटल स्ट्रक्चर में, हमको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हमारा कैश फ्लो पोजीशन क्या है. अगर मान लो हम लोग डेट से कलेक्ट करना चाह रहे हैं पैसे, तो हम लोग को सीधी सी बात है, जब हम डेट से कलेक्ट करेंगे तो हमारे कुछ फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस होंगे. जैसे कि हम लोगों ने बोला या फिक्स फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस बोल सकते हैं. जस्ट लाइक हमने बोला इंटरेस्ट है, प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड है, वो तो पे करना ही करना पड़ेगा. अपार्ट फ्रॉम दैट हमको रूटीन खर्चों के लिए भी कुछ सरप्लस कैश चाहिए जो हमको डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज को करने के लिए चाहिए. तो इस सिचुएशन में अगर कंपनी को क्या करना चाहिए? अगर उनके पास कैश फ्लो कम है तो उनको किस पे जाना होगा? इक्विटी पे. और अगर कैश सरप्लस है तो वो फिर डेट पे जा सकते हैं. क्लियर? तो कैश फ्लो पोजीशन हम लोग को क्या कह रही है कि हमको कभी भी कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करते टाइम हमको ये देखना है कैश फ्लो पोजीशन हमारी क्या है. क्लियर? अगर हम डेट पे जाना चाहते हैं तो हमको फिक्स ऑब्लिगेशंस भी कंप्लीट करने, डे टू डे उसके लिए भी खर्चा चाहिए. इतना अगर हमारे पास है तो हम लोग किस पे जा सकते हैं? डेट पे जा सकते हैं. और अगर कम है तो हम लोग को इक्विटी पे जाना होगा. क्लियर? सेकेंड वन इज रिस्क कंसिडरेशन. देखो 2 तरीके की रिस्क होती है, दोनों 1 मार्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. एक होती है फाइनेंशियल रिस्क और दूसरी होती है हमारी बिजनेस रिस्क या ऑपरेटिंग रिस्क बोलते हैं. फाइनेंशियल रिस्क क्या होती है कि अगर हमारे बिजनेस में कुछ फिक्स फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस होते हैं, जस्ट लाइक हम लोगों ने बोला इंटरेस्ट का पेमेंट है, प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड है, रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट है. तो इन दिस सिचुएशन तो हमको वो पे करने, और अगर हम ड्यू डेट पे उनका पेमेंट करने की स्थिति में नहीं है, वी आर नॉट एबल टू फुलफिल आवर ऑब्लिगेशन ऑन द ड्यू डेट, तो वो हम लोगों का क्या कहलाएगा कि हमारे बिजनेस में फाइनेंशियल रिस्क है. बिजनेस रिस्क का मतलब क्या होता है कि हम लोग के डे टू डे एक्सपेंसेस भी हैं, कुछ फिक्स एक्सपेंसेस है, जैसे सैलरी का भी पेमेंट करना है, हमको इंश्योरेंस का पेमेंट करना है, हमको प्रीमियम का पेमेंट करना है, तो हम लोग को इन दिस सिचुएशन रेंट का पेमेंट करना है. तो ये हमारे क्या होते हैं? फिक्स्ड ऑपरेटिंग चार्जेस होते हैं. और इसकी वजह से जो रिस्क है कि हम पेमेंट नहीं कर पाए, तो वो रिस्क हमारी क्या कहलाती है? बिजनेस रिस्क कहलाती है. क्लियर? तो टोटल रिस्क अब हमारी क्या हुई? फाइनेंशियल रिस्क प्लस हम लोग ने बिजनेस रिस्क करी तो हमारी क्या आ जाती है? टोटल रिस्क आ जाती है. क्लियर? अगर हम लोगों ने बोला हमारी बिजनेस रिस्क कम है, मींस कि हमारे फिक्स ऑपरेटिंग चार्जेस जो है वो कम है. फिक्स्ड ऑपरेटिंग चार्जेस कम है मतलब जस्ट लाइक हमको रेंट का, सैलरी का, इनका टोटल मिला के बहुत ज्यादा खर्चे हमारे नहीं है.
तो इन दिस केस हम लोग किस पे जा सकते हैं, डेट पे जा सकते हैं, अदरवाइज वी हैव टू डिसाइड कि हमको इक्विटी पे जाना चाहिए। क्लियर। थर्ड वन हमारा आता है कॉस्ट ऑफ डेट। कॉस्ट ऑफ डेट में सिंपल सी बात है, अगर हमारी इंटरेस्ट रेट हाई है तो हम लोग किस पे चले जाएंगे, इक्विटी पे चले जाएंगे, और अगर इंटरेस्ट रेट कम है, सस्ता पड़ रहा है, तो हम लोग डेट पे जाएंगे। नेक्स्ट वन इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी, देखो क्या होता है कि शेयर होल्डर्स दे एक्सपेक्ट समथिंग इन रिटर्न ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। अब वो लोग भी क्या चाहते हैं कि उन्होंने जो पैसा लगाया है उस पैसे के बदले में उनको कुछ रिटर्न मिले। अब मान लो आपने डेट से पैसा लिया, क्लियर, आपने डेट से पैसा लिया, तो डेट से पैसा लेने से आपकी क्या हो गई, फाइनेंशियल रिस्क बढ़ गई। फाइनेंशियल रिस्क जैसे इंक्रीज होगी तो शेयर होल्डर्स बोलेंगे कि हमारी रिस्क बढ़ गई। तो जब वो शेयर होल्डर्स की रिस्क बढ़ जाएगी तो वो भी क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि, क्योंकि क्या होता है रिस्क और रिटर्न का रिलेशन है कि अगर हमारी रिस्क ज्यादा है तो हमको रिटर्न भी ज्यादा मिलनी चाहिए। तो देयरफॉर अ कंपनी कांट यूज डेट बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट। जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे ना तब इस कॉन्सेप्ट हमको समझ में आएगा कि हम लोग क्या कह रहे हैं कि डेट इज द चीपेस्ट सोर्स, तो सारा डेट से ही ले लो, फिर हम कंपनी लेती क्यों है इक्विटी से, कंपनी लेती क्यों है शेयर से। जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तब ये बात समझ आएगी कि जैसे ही हम लोग डेट का प्रोपोर्शन बढ़ाते हैं हमारी फाइनेंशियल रिस्क बढ़ती जाती है, फाइनेंशियल रिस्क बढ़ती जाती है तो शेयर होल्डर्स की एक्सपेक्टेशंस बढ़ती जाती हैं, और जब शेयर होल्डर्स की एक्सपेक्टेशन बढ़ती हैं तो वो भी हमको महंगा पड़ने लग जाता है। क्लियर। तो इस कंडीशन में हम लोग का एक सर्टेन लिमिट तक हम डेट यूज कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर पाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट इज कंट्रोल। क्लियर। भाई आप लोग ये बताओ कि किसी भी कंपनी में who is managing the company या who are the owners of the company? Shareholders are the owners of the company and they are managing the company. तो owners कौन है, शेयर होल्डर्स। तो जब हम पैसा लेते हैं शेयर्स के थ्रू, तो जो शेयर होल्डर्स हैं वो कंपनी के क्या बन जाते हैं, ओनर बन जाते हैं। और जब वो कंपनी के ओनर बन जाते हैं तो उन जितने लोग नए आएंगे उनका कंट्रोल फिर बढ़ जाता है। आज मान लो किसी कंपनी को 10 लोग मैनेज कर रहे हैं, 2 शेयर होल्डर और बढ़ गए, तो नाउ हाउ मेनी पर्सन्स आर मैनेजिंग द कंपनी, 12 पर्सन्स आर मैनेजिंग द कंपनी। और अगर आपने वही पैसा किससे लिया, डेट से लिया, लेंडर से लिया, बैंक से लिया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया, तो फिर वो कंट्रोल हमारा डाइल्यूट नहीं होता, सिर्फ हमारे ऑब्लिगेशंस हैं जो हमको पूरे करने, बाकी कंट्रोल हमारा खुद का बना रहेगा। फिर कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अदर फर्म्स। क्या होता है कि इंडस्ट्री में एक ट्रेंड होता है कि भाई हम लोगों ने बोला शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, उनका डेट स्ट्रक्चर ये होता है कि वो कैपिटल स्ट्रक्चर होता है कि डेट से ज़्यादा लेते हैं, इक्विटी से कम लेते हैं। इस तरीके से एक ट्रेंड होता है इंडस्ट्री में, तो हम लोग उस ट्रेंड को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन ब्लाइंडली फॉलो नहीं करेंगे। हम अपनी खुद की सर्कमस्टांसेस देखेंगे और उन सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग वी विल डिसाइड कि कितना हमको डेट से लेना है, कितना हम लोगों को शेयर से लेना है। तो डेट रेशियो ऑफ अदर कंपनी जो डेट इक्विटी रेशियो है वो हमको प्लानिंग में हेल्प जरूर करता है, लेकिन हम लोगों को वो ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। नेक्स्ट वन इज रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। क्लियर। जब हम डिबेंचर्स इशू करते हैं या हम शेयर्स इशू करते हैं तो वो गवर्न होते हैं हम लोग के सेबी से, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस सेंट्रल गवर्नमेंट की भी कुछ गाइडलाइंस होती हैं, आरबीआई की भी कुछ गाइडलाइंस होती हैं, इसके अलावा हम लोग का कंपनीज एक्ट के भी प्रोविजंस होते हैं। तो हम लोगों को वो सारे प्रोविजंस फॉलो करने पड़ेंगे, जैसा उनके अकॉर्डिंग होगा उतने ही प्रपोर्शन में हम लोग डेट इक्विटी ले पाएंगे। फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट मीन्स क्या होता है, कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड। इट मीन्स हम लोग जब फंड्स ले रहे हैं, जैसे हम लोगों ने शेयर्स इशू किए, तो शेयर्स इशू करने में हमको क्या करना है, प्रोस्पेक्टस भी इशू करना है, हमको रजिस्ट्रेशंस भी कराने हैं, हमको डॉक्यूमेंट्स भी फाइल कराने, तो बहुत सारी हम लोगों को फंड्स रेज करने के लिए कॉस्ट लगानी पड़ती है, वो हमारी क्या कहलाती है, फ्लोटेशन कॉस्ट। तो हम लोग दोनों सिचुएशंस में देखेंगे, जहां हमारी फ्लोटेशन कॉस्ट कम आएगी हम उसी को ही प्रिफर करेंगे। क्लियर। फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी ये कहता है कि आप एक अपने बिजनेस में एक स्पेसिफाइड लिमिट तक डेट्स ले सकते हो, लोन ले सकते हो। क्लियर। अगर आपके लोन उससे ज्यादा हो जाते हैं तो आपकी एक लिमिट होती है, मतलब उस लिमिट से ज्यादा आप नहीं ले सकते, तो कंपनी को जैसे मान लो वो 1 लाख तक के लोन ले सकते हैं, तो अगर मान लो वो 1 लाख के ले लेंगे तो अब आगे फ्यूचर में जरूरत पड़ी तो कुछ ले ही नहीं पाएंगे। तो कंपनी क्या करती है, अपने डेट पोटेंशियल को एक स्पेसिफाइड लिमिट तक, मतलब क्या होगा कि एक स्पेसिफिक 80,000 तक लोन लिए